तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश यूपीपी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों को किया है और उसको देखा है, समझा है। उसी के संदर्भ में देखा जाए यूपी एग्ज़ाम या फिर अदरवाइज कोई एग्ज़ाम जो आपके अन्य स्टेट के एग्ज़ाम हैं या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो आपका भूगोल, भारतीय भूगोल की जो देखा जाए जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ऊर्जा संसाधन है उसका दूसरा जो पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका जो पढ़ने है ना कि खनिज तेल और प्राकृतिक जो गैस है, खनिज तेल प्राकृतिक गैस है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कोयला के संदर्भ में बात की थी, ठीक है। तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज तेल। आज पढ़ेंगे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, यानी कि मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि जो आपका नेचुरल जो गैस है, जो खनिज तेल है, ये किसमें पाए जाएंगे। तो ये जीवाश्म युक्त जो अवसादी चट्टानें हैं ना, इसमें पाई जाती हैं। जीवाश्म युक्त तो अवसादी चट्टानों में आपका ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अब ये ध्यान रखना है कि जो सेल होते हैं ना, सेलों के भूगर्भ में जो आपके सेल हैं, जो उनके भूगर्भ में देखा जाए तो सबसे ऊपर जो होता है वो प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है। उसके नीचे यानी मध्य वाले भाग में खनिज होता है, खनिज तेल होता है। उसके नीचे देखा जाएगा तो आपके जल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसको देखते हैं ज़रा। यहाँ पे ये लिखते हैं कि ये जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जीवाश्म युक्त तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। वैसे खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों की हम लोग बात करें तो ये खासकर टर्सरी युग की चट्टानें जितनी निर्मित हुई हैं, खासकर में ज़्यादा ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त देखो ज़रा और पॉइंट, तो हमें ये टॉपिक देखना है, ठीक है। हमें देखना है जैसे अब ये क्या कि सेल के भूगर्भ, जो सेल होते हैं आपके, तो सेल के भूगर्भ के कह सकते हैं सबसे ऊपरी वाले हिस्से में, ठीक है ना। क्या कि भूगर्भ में सबसे ऊपरी हिस्से में, सेल के भूगर्भ में सबसे ऊपरी हिस्से में क्या मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगा या फिर आपका खनिज तेल मिलेगा या वाटर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जो क्योंकि घनत्व तो कम होगा, है नहीं, गैसों का क्या होगा, घनत्व तो कम होगा, तो ये ऊपर ही तो रहेंगे, नीचे तो नहीं रहेंगे, ऊपर रहेंगे। तो इसलिए सेल के भूगर्भ में सबसे ऊपरी हिस्से में देखना, यहाँ मिलेगा क्या आपको, प्राकृतिक गैस मिलेगा, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस। फिर कहेंगे कि इसके नीचे अर्थात मध्य में क्या मिलेगा आपको, खनिज तेल मिलेगा, मिनरल ऑयल, खनिज तेल, ठीक है। और सबसे नीचे क्या मिलेगा,
तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? जल। सबसे नीचे क्या मिलेगा? जल पाया जाता है। सपोज करो इस तरीके से, सपोज हमने कर ली क्या कि मान लो ये क्या है आपका कोई सेल है, ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है भाई? सेल है। भाई आप अगर चट्टान पृथ्वी के नीचे जाओगे भैया तो अब चट्टाने तो मिलेंगी, क्या मिलेंगी? चट्टाने मिलेंगी। सेल है और सेल का ये, अब जब मान लो भूगर्भ हमने मान लिया, भूगर्भ मान लिया, तो अब इसके ऊपरी वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में आप देखेंगे यहाँ पर, इस वाले हिस्से में क्या मिलेगा यहाँ पर? तो कहोगे यहाँ पर तो पाया जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा प्राकृतिक गैस मिलेगा, मिलेगा ना? यहाँ पे क्या मिलेगा? प्राकृतिक गैस मिलेगा। और जब इसके आप नीचे वाले भाग में जाओगे, इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ क्या मिलेगा? तो कहोगे यहाँ मिलेगा आपका खनिज तेल। क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पे मिलेगा खनिज तेल। यहाँ क्या मिलेगा? खनिज तेल मिलेगा। और सबसे नीचे लेवल स्तर पे सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या मिलेगा? तो जल मिलेगा। ठीक है, यानी कि वाटर, जल मिलेगा। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे ना, जब आप पाइप डालेंगे, इसमें पाइप डालेंगे, ठीक है, जिस तकनीकी से आप उपयोग करेंगे निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? प्राकृतिक गैस मिलेगा, फिर खनिज तेल और फिर नीचे जल मिल जाएगा। ठीक है, तो सेल, तो ये सेल के जब भूगर्भ देखेंगे, भूमि का गर्भ, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब देखिएगा, सवाल ये था कि जो आपका खनिज तेल होता है, इस खनिज तेल में लगभग 90% देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है लगभग 90 से 95%। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग ये बात करें, क्या देखिएगा कि खनिज तेल में 90 से 95% क्या होता है? तो इसका होगा हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होगा? तो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, वह 5 से 10% आपके क्या होते हैं? तो अन्य चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, अन्य तीनों। अब सवाल बचाइए कि जो हाइड्रोकार्बन है, जो आपका हाइड्रोकार्बन है, तो पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन में लगभग देखा जाए तो 70% तो आपका क्या मिलेगा? प्राकृतिक गैस ही मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? प्राकृतिक ये तेल मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका 30% बचा वो प्राकृतिक गैस होगा। तो अगर आप देखिए जो तेल है, जैसे जो पेट्रोलियम की बात करते हैं, और जो प्राकृतिक गैस है क्या? हाइड्रोकार्बन ही तो है। क्या? हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं कि जो कार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन की जब हम लोग बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन की जब बात करते हैं तो इस हाइड्रोकार्बन में आप ये ध्यान रखो कि लगभग 70% तो क्या मिलेगा? आपको तेल मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका? 30%। तो 30% क्या मिल जाएगा? प्राकृतिक गैस। तो अगर हम आपसे कहें कि प्राकृतिक गैस क्या हाइड्रोकार्बन है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है। क्या तेल यानी पेट्रोलियम जो है क्या हाइड्रोकार्बन है? हाँ बिल्कुल है। क्या है? हाँ बिल्कुल है, हम ये बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और विस्तार से थोड़ा देखते हैं। ठीक है, एक बार सवाल आपसे पूछा गया था कि मतलब जो ये आपका जो खनिज तेल है ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा? तो आपने पढ़ा ना भी कि टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। ठीक है, और टर्शियरी क्रम की चट्टानें वहीं पाई जाती हैं जहाँ पे औषधि चट्टानें होती हैं। ठीक है,
चलो अब यहाँ बात करते हैं कि खनिज तेल, खनिज तेल जीवाश्म युक्त औषधि चट्टानों में पाई जाती हैं, जो टर्शियरी युग की है, ठीक है ना, यानी कि तृतीयक काल की है ये, तो यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा खनिज तेल जो होता है या फिर प्राकृतिक गैस, ठीक है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की कह सकते हैं कि जो भाई खोज है, अन्वेषण है, खोज कौन कौन सी कंपनियां करती हैं, तो ये रखना खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की खोज कौन सी कंपनी करती हैं खोज। एक तो आपने सुना होगा इंडियन ऑयल लिमिटेड, कौन सा है, इंडियन ऑयल लिमिटेड, और ONGC, राइट। तो प्राकृतिक गैस कौन खोजेगा, तो ONGC कर खोजेगा, ठीक है ना, और खनिज तेल कौन करेगा, तो IOL, यानी कुल मिला के ऐसा नहीं कोई एक ही करेगा, दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों कर सकते हैं। ये ना ऑयल, ये क्या, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल लिमिटेड, तो ये जो खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस की खोज जो करेगा वो कौन करेगा, IOL और ONGC करेंगे, ठीक है। और ये आप देखेंगे ONGC तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, यानी विदेशों की कंपनियों के साथ में मिलकर ये विभिन्न देशों में ये क्या करती है, तेल के जो क्षेत्र होते हैं वो खोजती है, वहाँ से निकालती भी है, ठीक है। भारत रत्न के सॉरी क्या है, आप देखेंगे ये महारत्न कंपनियां भी हैं, ठीक है, महारत्न कंपनियां भी ये होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलो हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर, जैसे अब पूछा जाएगा आपसे कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ये कहाँ पे खोजा गया था, खोजने की बात अलग होगी, जबकि खुदाई और खनन की बात आपकी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ आप लिखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं 1867, कब, 1867 में, 1867 में कहाँ पर, तो माकुम क्षेत्र जो कहाँ पड़ेगा, असम में पड़ेगा, ठीक है। क्या किया था, खोजा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खुदाई नहीं, खनन नहीं किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम तेल कुआं में खनन
सर्वप्रथम 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 खनिज तेल 1889 में असम के डिगबोई से निकाला गया था, ठीक है ना। डिगबोई, ध्यान रखिए कौन सा, डिगबोई से निकाला गया था, ठीक है। तो ये देखो जो खोजने की बात चलेगी, खोजा तो पहले गया था माकुम क्षेत्र में, जबकि निकाला गया था पहली बार कहाँ से, डिगबोई वाले क्षेत्र से निकाला गया था, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे कि भाई ये जो आपका खनिज तेल है, इसका उत्पादन कौन सा राज्य ज़्यादा करता है या फिर भंडारण इसका कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए पेट्रोलियम भंडारण, पेट्रोलियम भंडारण शीर्ष राज्य, देखो इसमें पहले स्थान पे आ जाएगा आपका कौन सा होगा, तो असम होगा, इसमें आपका असम हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। असम, गुजरात और थर्ड पर राजस्थान हो जाएगा। लेकिन ये डाटा बदल कब जाएगा, जब यहाँ पे ये लिखा पेट्रोलियम उत्पादन में ये डाटा आपका बदल जाएगा। फिर पहले स्थान पे कौन आ जाएगा, फिर पहले स्थान पे देखो कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान उत्पादन में क्या है, पहला स्थान रखता है, ठीक है। उसके अलावा गुजरात द्वितीय स्थान पे आ जाएगा और तीसरे पे चला जाएगा कौन सा, असम। तो देखो यहाँ असम जो है ये भंडारण में पहले स्थान पे, असम क्या है, भंडारण में पहले स्थान पे है, और गुजरात आपका है सेकंड स्थान पे, ठीक है। तो गुजरात दोनों की स्थिति में सेकंड स्थान पे, बस असम भंडारण पहले और उत्पादन में राजस्थान पहले आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका खनिज तेल उत्पादक हो गया ना इन वाले क्षेत्रों में। अब जो एक पॉइंट आपसे और पूछा जाएगा कि राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है, उसको यहाँ पे कहीं नोट में लिख लेना, अगर ये अगर बन जाता है तो। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, तो इसके जब पूछेगा तो ये बताना ये है आपका यूपी में। यूपी में एक जगह पड़ता है जायस, क्या पड़ता है, जायस। और जायस कहाँ पे है, जायस ये है अमेठी में, कहाँ है, अमेठी में ये, ठीक है, अमेठी में। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं तेल, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। अब देखो खनिज तेल वैसे हमारे भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इस पर क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, क्या करते हैं, आयात करते हैं।
यानी जो खनिज तेल है, यानी जो क्रूड ऑयल है, जो पहली बार निकाला जाता है ना, वो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसको हम लोग रिफाइनरी में यानी कि तेल परिशोधनशाला में लेके जाते हैं, उसको रिफाइनरी करते हैं, रिफाइन करते हैं और फिर वो यूज यानी प्रयोग लायक वो होता है। ठीक है ना। तो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं? देखिए पहला आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। यहाँ आप देखें पहला देखो तो होगा कौन सा आपका, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। अब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में आपको 3 क्षेत्र लगभग मिल जाते हैं जो क्या तेल उत्पादक ही हैं। एक देखो सुरमा घाटी, कौन सा मिल जाएगा आपका, आपने पढ़ा होगा सुरमा घाटी पढ़ा, सुरमा घाटी। तो इसमें हो जाएगा कौन सा आपका, एक हो जाएगा असम क्षेत्र, असम, फिर हो जाएगा आपका नागालैंड, नागालैंड, और हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। देखिए अब जो असम में है आप क्षेत्र देखेंगे तो असम में हमने पढ़ रखा है ना इस तरीके से कि असम में कौन कौन से यहाँ पे हैं, जैसे डिगबोई है, नहरकटिया है और आपका सुरमा घाटी है। ठीक है ना। यहाँ पे कौन हो जाए आपका, डिगबोई है, डिगबोई है, नहरकटिया है और आपका सुरमा घाटी है। तो मान लो कभी सवाल ये सिंपल ही ऐसे पूछ सकता है कि सुरमा घाटी किस राज्य में है, तो बता दो असम में है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि जो नहरकटिया स्थान है उसका संबंध किससे है, यानी खनिज तेल से, यानी कि प्राकृतिक जो आपका ऑयल है उससे। ठीक है। डिगबोई भी उसी से है। ठीक है। अब देखो उसके अलावा नागालैंड से कौन सा क्षेत्र आपको मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश से कौन मिलेगा। ठीक है। तो आपने नागालैंड में एक क्षेत्र सुना होगा खासकर बोर हुल्ला क्षेत्र। ठीक है। क्या होगा, तो बोर हुल्ला क्षेत्र, बोर हुल्ला क्षेत्र। और यहाँ मिलेगा नगारू। ठीक है ना। कैसे मिलेगा आपको, तो निगारू क्षेत्र। कौन सा होगा, निगारू क्षेत्र। तो मान लिया गया कि खनिज तेल उत्पादक निगारू क्षेत्र किस राज्य में, नागालैंड में है। बोर हुल्ला क्षेत्र कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा देखिएगा दूसरा, गुजरात में क्या कोई क्षेत्र है क्या, गुजरात में, तो कहेंगे गुजरात में भी क्षेत्र है। तो कौन कौन से, एक तो आपने सुन रखा होगा कौन सा, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर क्षेत्र। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे जामनगर, कौन सा है, जामनगर। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे आप तो भरूच, कौन सा है, भरूच। ठीक है। ये क्षेत्र आपके कौन से हैं, गुजरात में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे देखो राजस्थान। तो राजस्थान तो तेल उत्पादन में क्या रखता है, पहला स्थान रखता है। इसमें कौन कौन से हैं, अच्छा इसमें एक बार पूछा गया क्षेत्र, इसमें एक बार पूछा गया क्षेत्र है कि शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला और भाग्यम। कौन कौन सा, तो शक्ति, ऐश्वर्या, मंगला और भाग्यम, ये क्या है। ठीक है ना। तो ये देखो आपका एक जिला पड़ता है बाड़मेर। तो बाड़मेर जो जिला है ना राजस्थान में, यहाँ पे कुछ क्या है, ये क्षेत्र हैं जो तेल उत्पादक हैं। कौन कौन से देखिएगा, एक आपको मिलेगा क्या कि शक्ति, ऐश्वर्य, मंगला और भाग्यम। ठीक है। भाग्यम क्षेत्र। ठीक है ना। ये क्या है राजस्थान में, शक्ति, ऐश्वर्य, मंगला और भाग्यम, ये क्या है राजस्थान में तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। ऐसा नहीं केवल यही है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है। ठीक है ना। उसके अलावा थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा कौन सा, तो एक कृष्णा
और आपका जो कावेरी वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो खासकर और बात करें कोई और क्षेत्र है, ठीक है। और तेल उत्पादक क्षेत्रों में अगर देखा जाएगा तो पश्चिमी तट भी आता है इसमें, ठीक है, पश्चिमी तट, उसके अलावा बॉम्बे हाई, इसके अलावा बॉम्बे हाई है नहीं। तो जो बॉम्बे हाई है, ठीक है, जो बॉम्बे हाई है ये हालांकि कहाँ पे, अरब सागर में है। कहाँ पे है, अरब सागर में है, ठीक है। तो ये क्या, तेल उत्पादक जो क्षेत्र है ना आपके ये हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्षेत्र हो जाएंगे। चलो थोड़ी सी और हम लोग बात करते हैं इसी पे चर्चा। तो तेल उत्पादक क्षेत्रों में जो आपका बॉम्बे हाई है ना, कौन सा, बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई में आपने खासकर देखा होगा कि ये कहीं ना कहीं क्या है कि अरब सागर में काफ़ी अंदर समुद्र में है वो, और वो जापान की सहायता से उसको बनाया गया था बॉम्बे हाई का, वहाँ से तेल निकाला जाता है। तो अब देखिए जो तेल निकालने का जो क्षेत्र होता है ना, देखो ये क्या होता है, एक आपने सुना होगा अभी तटीय क्षेत्र, और दूसरा पढ़ोगे अप तटीय क्षेत्र। ये क्या होते हैं, देखो जो अगर हम बात करते हैं अभी तटीय मतलब होता है ना कि जो मतलब कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे किनारे हिस्सा जो होता है, यानी कि जो कह सकते हो कि जो आपके तटीय एरिया होते हैं ना वो कहलाते हैं आपके अभी तटीय, ठीक है, अभी तटीय, ठीक है। यानी हम जो बात करें, जैसे कि अगर इसको डायग्राम पे अगर हम देखें, जैसे मान लो कि ये हमने एक मैप बना लिया भारत का, ठीक है। अगर जो इनमें इन क्षेत्रों में अगर तेल उत्पादक है, मतलब यहाँ पे तट के किनारे, ठीक है, ऐसे तट के किनारे हैं, ठीक है, ये तट के किनारे है, ठीक है, या फिर अंदर भी है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग नाम देंगे क्या, इसे कहेंगे ये है अभी तटीय तेल उत्पादक क्षेत्र, अभी तटीय तेल उत्पादक क्षेत्र। जो राज्यों के अधीन होते हैं, जो राज्यों के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। लेकिन अब कुछ आपके तेल उत्पादक क्षेत्र वो होते हैं ना, कुछ तेल उत्पादक क्षेत्र वो होते हैं जो यहाँ ना होकर वो तट से काफ़ी दूर यानी समुद्र में होगा। कहाँ पे होगा, जैसे वो समुद्र में हो गया, जैसे वो कहाँ पे हो गया, समुद्र में हो गया। जैसे बॉम्बे हाई है, ठीक है, ये बॉम्बे हाई है। तो अगर इनकी हम बात करें तो ये जो क्या है ना, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके अभी तटीय क्षेत्र। क्या होते हैं, ये कहलाते हैं अप तटीय क्षेत्र, अप तटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय तेल उत्पादक क्षेत्र
जो भारत सरकार के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। अधीन होते हैं। तो आप बस इतना समझो कि अभितटीय या अपतटीय जो तेल उत्पादक क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। तो अगर वो क्या है आपकी, अगर भारतीय मतलब कैसे मुख्य भूमि से वाले हिस्से में है, तटों पर अगर स्थित हैं, तो वो कहलाएंगे अभितटीय। और अपतटीय जो होते हैं वो खासकर समुद्र में यानी कि अंदर होते हैं। जैसे आप बॉम्बे हाई की बात करोगे, बॉम्बे हाई, ठीक है। तो अगर हम बॉम्बे हाई की बात करते हैं, बॉम्बे हाई की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आप कहोगे कि ये महाराष्ट्र के क्या अधीन है क्या? नहीं, ये महाराष्ट्र के अधीन नहीं है, ये महाराष्ट्र के अधीन नहीं, ये केंद्र सरकार के अधीन है। तो बॉम्बे हाई जो है ये कहाँ पे है? तो ये अरब सागर में, ठीक है ना, अरब सागर में है, ठीक है। जो जापान की सहायता से ये निर्मित हुआ है, निर्मित है। अगर आपने वैसे 1 रुपये वाला नोट देखा होगा ना, 1 रुपये का नोट देखा होगा, 1 रुपये का नोट, उस 1 रुपये नोट के पीछे जो चित्र छपा है ना, जैसे जहाज जैसी संरचना है, वो बॉम्बे हाई का ही है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपका होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, इस तरीके से वो बॉम्बे हाई का ही चित्र है। क्या है? बॉम्बे हाई का ही चित्र है, ठीक है। तो जो जापान की सहायता से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 रुपये नोट के पीछे देखना, जो जहाज जैसी संरचना है ना, जहाज जैसी संरचना, वो बॉम्बे हाई है, ठीक है ना। तो अरब सागर में है, जो जापान की सहायता से निर्मित हुआ है। और बॉम्बे हाई क्या है? तो ये आप देखेंगे ये क्या है, तो कहेंगे ये तेल उत्पादक क्षेत्र, जो कहाँ पे? समुद्र में, यानी अरब सागर में, यानी कि हिंद महासागर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हिंद महासागर में हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए जो क्रूड ऑयल होता है ना, अच्छा यहाँ से जो निकाला जाता है वो होता है क्रूड ऑयल। क्या होता है? वो होता है क्रूड ऑयल, यानी कि वो होता है आपका कच्चा तेल, है नहीं। अब उस कच्चे तेल को हम लोग कहाँ ले जाते हैं? तेल रिफाइनरियों में लेकर जाते हैं, जहाँ पे उसका रिफाइनरी किया जाएगा और उससे कई सारे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या देखिएगा, लिखते हैं कि जो आपका कच्चा तेल, जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल को तेल रिफाइनरी, या कह सकते तेल रिफाइनरी या तेल परिशोधनशाला, ठीक है ना, रिफाइनरी कह लो या फिर परिशोधनशाला में ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, ठीक है ना। और इससे कई सारे उत्पाद बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। अब जैसे जो कच्चा तेल है, जो इसे आप पेट्रोलियम कहोगे, ठीक है, जो आपका अब कच्चा जो तेल है भाई, देखो कच्चा तेल या जो आपका पेट्रोलियम है, इससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। तो देखो इससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, इससे आपका पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोल होगा, इसी से आपका
डीजल बाई प्रोडक्ट निकलता है। इसके अलावा केरोसिन, केरोसिन का मतलब है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल केरोसिन हो गया। उसके अलावा इससे निकलेगा आपका जो आपका ग्रीस होता है, ग्रीस। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ग्रीस बन गया इससे, इससे आपका मोम बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? मोम बन जाता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल भी बन जाते हैं इससे, या फिर बात करें तो मोम हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, या मोबिल है। ठीक है, ठीक है। कुछ आपके बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी बन जाती हैं। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी बन जाती हैं। जैसे आप देखोगे कि कुछ अगर वैसलीन की बात करते हैं, वैसलीन हो गया, ठीक है ना, कुछ आपकी क्रीम्स हो गई, ठीक है, तो ये आपकी बनती हैं इनसे। ठीक है, उसके अलावा इससे पेंट भी बनता है आपका। ठीक है, पेंट बनता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो पेट्रोलियम से कुछ ना कुछ चीज़ बना ही ली जाती है, यानी कि पूरा का पूरा लगभग क्या होता है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। बाई प्रोडक्ट इसका कुछ बचता नहीं है। ठीक है ना, सब ना कहीं यूज ही हो जाता है। ठीक है, तो इन सब में क्या आता है, इन सब में यूज हो जाता है। ठीक है, कच्चा तेल। ठीक है, अब देखिए जो पेट्रोलियम है इसको रिफाइन भी किया जाएगा। तो रिफाइन किया जाएगा तो निकाला कहीं और जाएगा, उसको ले जाया कहीं और जाएगा रिफाइन के लिए। ठीक है, या हो सकता है वहाँ पे भी रिफाइनरी लगाई जा सकती है जहाँ पे से निकाला जा रहा है। ठीक है, जहाँ से निकाला जा रहा है वहाँ पे भी रिफाइनरी लगाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अब देखो पेट्रोलियम को हम लोग एक अन्य नाम देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तरल सोना। क्या कहते हैं? तरल सोना कहते हैं। तरल सोना कि भाई इससे सब कुछ तो निकाल लेते हो, कुछ बचता है नहीं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम की बात करें, देखिए पेट्रोलियम जो ना, पेट्रोलियम उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु हमने क्या चलाया था? हमने चलाया था कृष्ण, या फिर कृष्ण का मतलब काला ही होता है, काला क्रांति। ठीक है, क्रांति ये हमने चलाया था। ठीक है, तो कच्चा तेल को हम तरल सोना कहते हैं। ठीक है ना, अब मान लो वो ना दिया हो तो आप पेट्रोलियम भी लगा सकते हैं कच्चा सोने की, कच्चा तेल की जगह पे। ठीक है, अब देखो पेट्रोल की भाई शुद्धता किसे मापते हैं? ये भी अच्छा सवाल बनेगा, इसको आप यहाँ पे लिख लो। लिखना पेट्रोल की शुद्धता किससे मापते हैं? ऑक्टेन संख्या से। किससे? ऑक्टेन संख्या से। तो पेट्रोल की जो शुद्धता होती है वो ऑक्टेन संख्या से हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। किससे होते हैं? ऑक्टेन संख्या से हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके संदर्भ में? देखो अब बात करेंगे यहाँ पे तेल रिफाइनरियों की बात करेंगे। ठीक है, तेल परिशोधन शालाएं। तेल परिशोधन शालाएं हमें देखना है कि भाई भारत में कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी हैं।
ठीक है। तो वैसे वर्तमान की बात करें ना, तो इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या है 23। कितनी है? 23। संख्या कितनी है? 23 है। लेकिन इन 23 में ध्यान रखना कि सार्वजनिक कितनी है, यानी पब्लिक सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर की कितनी यानी गवर्नमेंटेड कितनी है। फिर इसमें निजी क्षेत्र की कितनी है, निजी क्षेत्र की कितनी है, और संयुक्त क्रम की कितनी है, संयुक्त, ठीक है, संयुक्त क्रम की कितनी है। तो 23 है। तो 23 में से आप देखोगे तो 19, 2 और 2। 19 क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की है, 2 निजी क्षेत्र की है और 2 संयुक्त क्षेत्र की है, ठीक है ना। तो 2 संयुक्त क्षेत्र वाला आप सुन रखा होगा। एक आपका है कौन सा? भटिंडा पंजाब में, और एक है बीना मध्य प्रदेश में, ठीक है, बीना मध्य प्रदेश में। और निजी वाली कौन सी है? निजी वाली 2 हैं जो गुजरात में, एक जामनगर तेल रिफाइनरी, दूसरी है वादीनार तेल रिफाइनरी जो EOR के स्वामित्व में है, ठीक है। तो 23 हैं, तो 23 हैं। तो फिर देखते हैं कौन कौन से भाई क्षेत्र आपके हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो असम में कौन कौन सी आपकी लगी है तेल रिफाइनरियाँ, ठीक है। तो इसमें लगेंगे ये तेल रिफाइनरी, ठीक है, एक होगा इधर। उसके बाद में होगा स्वामित्व, क्या होगा? स्वामित्व। और इस साइड में लिख लेंगे राज्य, कि वो किस राज्य में होगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखा जाए, देखो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आते हैं यहाँ पे। देखो तेल रिफाइनरी कौन कौन सी है? एक तो है देखो डिगबोई, कौन सा है? डिगबोई भाई, ये तो पहली तेल रिफाइनरी है नहीं? ये क्या है? ये पहली तेल रिफाइनरी यहाँ बनी थी जो 1901 में बनी थी, जो भी अभी बात करते हैं आगे चलकर, पहली वाली। तो डिगबोई हो गया। डिगबोई के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बोंगई गांव हो गया, ठीक है, बोंगई गांव हो गया। इसके अलावा गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी, गुवाहाटी मतलब जो गुवाहाटी में ही तो नूनमाती, ठीक है, नूनमाती तेल रिफाइनरी जो है यहीं पे है, ठीक है ना। या यहीं पे देखेंगे तो कौन, थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, अलग अलग लिख लें क्या? बोंगई गांव, या फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसे, देखो नूनमाती, ठीक है। तो ये सभी किसके अधीन काम करते हैं? ये सब काम करते हैं IOCL के अधीन काम करते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन क्या करते हैं? ये सब काम करते हैं, ठीक है। और राज्य कौन सा है? तो राज्य है असम। राज्य कौन सा है? असम, ठीक है। राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके अलावा और कौन से हैं असम में? ये भी और भी देखो, ये इसी में हो गए, इसी में 3 हो गए। एक देखो आपका है कौन सा? नुमालीगढ़, सुना होगा, सुना है? ये है नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी, ठीक है। ये किसके स्वामित्व में है? ये देखो इसका स्वामित्व है NRL, एक कंपनी है उसके स्वामित्व में है। और ये किस राज्य में है? तो अब राज्य तो असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ज़रा, तो ये लोगों पहला हो गया, ये दूसरे नंबर पे हो गया, तीसरे नंबर पे देखते हैं। एक आपको मिलेगा मथुरा तेल रिफाइनरी। कौन सा है? मथुरा तेल रिफाइनरी। तो मथुरा जो तेल रिफाइनरी है ये किसके, अच्छा कब बना था? तो ये ध्यान रखना
1982 में, क्योंकि थोड़ा ये यूपी स्पेशल का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। मथुरा 1982 में, ठीक है ना। और ये किसके अधीन है, तो ये भी अधीन देखो, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन है। और ये किस राज्य में है, तो राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि ये मथुरा जो तेल रिफाइनरी है, ये देश का 6वां है, यानी 6 नंबर का है ये, ठीक है, देश का देखा जाए तो 6वां, ये क्या है, तेल रिफाइनरी है, ठीक है। यूपी का तो यूपी में एक ही है, तो फिर एक ये है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं आगे, देखो आपका क्या है भाई, देखो भटिंडा जो तेल रिफाइनरी है, ये कहेंगे ये किसके अधीन है, भटिंडा। तो आपने सुना होगा भटिंडा के संदर्भ में कि ये आपको मिलेगा HPCL, ठीक है ना, कौन होगा, HPCL। और कहाँ पे है भटिंडा, तो भटिंडा तो पंजाब में है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखेंगे तो बीना तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो बताएंगे। अच्छा, ये BPCL के दिन है, BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीना कहाँ पे है, तो बीना है मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अब आ जाओ बरौनी, कौन सा है, बरौनी तेल रिफाइनरी, कौन सा है, बरौनी, ब से बरौनी, और ब से क्या हो जाएगा, बिहार, कौन सा हो जाएगा, बिहार। तो जो यूपी में कंपनी लगी है, जिसने लगाया है वही इसने लगाया है, कहाँ हो जाएगा, बिहार, कहाँ हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक कोयली करके, ठीक है, कौन सा है, कोयली, कौन सा है, कोयली। कोयली, ये भी IOCL के ही अधीन है। और ये कहाँ पे है, तो ये कहेंगे कोयली कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, कहाँ पड़ेगा, गुजरात में है ये तेल रिफाइनरी, ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में है। एक आपने सुना होगा ताती पाका, कौन सा होगा, ताती पाका तेल रिफाइनरी, ये किसके अधीन है, ये है ONGC कंपनी के अधीन है। और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और एक है पानीपत, सुना होगा, ठीक है, क्या बोला, पानीपत, ये तो सभी को पता है, पानीपत तेल रिफाइनरी, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन है। और ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है ना। ये ताती पाका है, ठीक है, एक आपको मिलेगा तप्त पानी करके, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। तो ये मेरे साथ ये आपकी इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक आप लिख सकते हो जो खासकर जो जामनगर वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है ना, जामनगर वाला जो है वो प्राइवेट कंपनी है। जामनगर, तो ये किसके दिन है, तो ये है रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ है, के अधीन है, ठीक है। और कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, निजी क्षेत्र की क्या है, कंपनी, ठीक है। और दूसरा अगर आप कहोगे ना कि दूसरा वाला अगर बात करें वो निजी कंपनी कौन सा, एक है वादीनार तेल रिफाइनरी क्षेत्र। तो जो वादीनार है ये आपको मिला कहाँ, गुजरात में।
और ये कंपनी है कौन सी, EOR, इसके अधीन है। और ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो ये दोनों जो है ना, ये निजी क्षेत्र की कंपनी तेल रिफाइनरी हैं, ठीक है, तेल रिफाइनरी, ठीक है। और ऊपर ये दोनों देखेंगे ना, ये भटिंडा और बीना, ठीक है ना, ये जो दोनों हैं ये दोनों संयुक्त क्रम की हैं। संयुक्त क्रम की मतलब हो गया कि इसमें गवर्नमेंट का भी पैसा लगा है और प्राइवेट कंपनी का भी पैसा लगा है, ठीक है। बाकी सारी अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, तो बाकी सारे आपके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमें ये देखना है, आपसे पूछा गया सवालों में एक है कि पूछ लेगा तो बताइए कि भारत में पहली बार तेल रिफाइनरी कब लगी थी, ठीक है। भारत में पहली बार तेल रिफाइनरी कब लगाई गई थी, ठीक है। तो हमें पता है कि डिगबोई में लगी थी, सभी को पता है कहाँ लगी थी, डिगबोई में लगी थी। पहली बार तेल रिफाइनरी 1901 में, तेल रिफाइनरी 1901 में असम के डिगबोई में लगी थी, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो जो दूसरी बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये तो स्वतंत्र भारत की हो गई, लेकिन सवाल ये भी तो बन सकता है यहाँ पे कि अब सवाल ये बन सकता है कि भाई स्वतंत्र भारत की पहली तेल रिफाइनरी कब लगी थी, तो 1954 में मुंबई में लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल रिफाइनरी 1954 में महाराष्ट्र के मुंबई में लगी थी, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत का है, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी तेल जो रिफाइनरी जो लगी है, ठीक है, अब क्या तेल पाइपलाइन भी एक पूछेगा, तो एक तेल पाइपलाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। भारत में सबसे लंबी तेल पाइपलाइन तेल पाइपलाइन कौन है, तो उसका नाम देखो क्या है, कई जगहों के नाम पे पड़ता है, तो उसका नाम क्या है, हजीरा विजयपुर व जगदीशपुर, ठीक है, पाइपलाइन। तेल पाइपलाइन, ठीक है, ये है। अब इसमें देखो ये भी सवाल आपको ध्यान रखना कि ये हजीरा कहाँ पड़ता है, हजीरा, तो हजीरा कहाँ का जगह है, विजयपुर कहाँ का जगह और जगदीशपुर कहाँ का जगह है, ठीक है। तो ये तो पड़ता है कहाँ पे, गुजरात में, यानी ये पाइपलाइन कहाँ शुरू होती है, गुजरात से शुरू होती है। फिर ये कहाँ जाएगी, तो ये पाइपलाइन जाती है मध्य प्रदेश में जाती है,
मध्य प्रदेश में। और जगदीशपुर कहाँ पे पड़ता है, तो ये यूपी का एक ज़िला पड़ता है अमेठी, अमेठी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे। तो इस लंबाई इसकी कितनी है, इसकी ये जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 1700 किलोमीटर। लंबाई कितनी है तो बताएंगे, लंबाई इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो ये है लगभग भाई 1700 किलोमीटर। कितना है, तो लगभग 1700 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, जो मेरे हिसाब से 1986 में बनी थी, ठीक है ना। कब बनी थी पाइपलाइन, ये जो पाइपलाइन है ये 1986 में निर्मित हुई थी। कब, 1986 में निर्मित हुई थी। ठीक है, तो ये पाइपलाइन है आपका हो गया। ठीक है, तेल उत्पादक क्षेत्र हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका जो CNG है और परमाणु ऊर्जा है या भूतापीय ऊर्जा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।